let's see some of the features of code optimization, right? First is your compile time evaluation. Next one is your elimination of sub-expression. Next one is your frequency reduction. And fourth one is your strength reduction. तो बेसिकली एक सवाल था आपसे कि हम लोग किसी भी प्रोग्राम को डायरेक्ट रन क्यों नहीं करते हैं, कंपाइल क्यों करते हैं, या कंपाइलेशन नहीं हो तो क्या हो। देखिए, कंपाइलेशन तो होना ही है, ये तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपाइलेशन नहीं होगा तो लेक्सिकल एनालिसिस नहीं होगा, सिंटैक्टिकल एनालिसिस नहीं होगा, सेमेंटिक एनालिसिस नहीं होगा, फिर इंटरमीडिएट कोड जनरेशन नहीं होगा, फिर कोड ऑप्टिमाइजेशन नहीं होगा। ये तो एक प्रोस्पेक्ट है सिस्टम प्रोग्रामिंग को लेकर के। लेकिन इसमें एक बहुत कुछ छिपी हुई चीज है कि अगर मान लीजिए कि अगर कंपाइलेशन अगर हो रहा है तो ये समझिए कि कंपाइलेशन होने के साथ साथ क्योंकि देखिए एग्जीक्यूशन जो होता है, एग्जीक्यूशन में दो टाइमिंग होते हैं, यू ऑल नो। एक होता है कंपाइल टाइम होता है, एक होता है एग्जीक्यूशन टाइम होता है। तो कंपाइल टाइम में ही बहुत सारी ऐसी चीजें ऑप्टिमाइज हो चुकी होती हैं जो कि एग्जीक्यूशन टाइम में उस चीज का काफी बेनिफिट मिलता है। अब देखिए कैसे, उसका एग्जांपल है, पहला ही एग्जांपल है कंपाइल टाइम इवैल्यूएशन। कई बार क्या होता है कि हम लोग किसी वेरिएबल को कांस्टेंट के साथ असाइन करते हैं। ये हम लोग एक वेरिएबल देख रहे हैं जहां पे है कि a इज इक्वल टू 4.28 डिवाइड बाई 2.0, ये हमने लिखा है प्रोग्राम में और हम लोग उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एग्जीक्यूशन में पहले कंपाइलेशन होगा, उसके बाद क्या होगा, एग्जीक्यूशन होगा। अब देखिए होता क्या है कंपाइल टाइम इवैल्यूएशन में कि जो कांस्टेंट का जो इवैल्यूएशन होना है वो कंपाइलेशन टाइम में ही हो जाएगा। दैट मींस इसको अगर हम लोग इवैल्यूएट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2.14। बोलिए आएगा कि नहीं? यस आएगा। तो कंपाइलेशन टाइम में ही ये 4.28 डिवाइड बाई 2.0 इज इक्वल टू 2.14 हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब क्या कि कंपाइलेशन टाइम में ही इसकी वैल्यू ये आ चुकी होगी। यानी अब आप समझ रहे हैं कि एग्जीक्यूशन के टाइम में हमें इस चीज को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं थी, ये ऑलरेडी हमारा कब हो गया कंपाइलेशन टाइम में, तो समय हमारा बचा कि नहीं, राइट? ओके, नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज योर एलिमिनेशन ऑफ सब एक्सप्रेशन। इसका एक एग्जांपल मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले दिया था, मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। मान लीजिए कि एक कोड है b इंटू सी, सपोज b इंटू सी है। इसका मेरे ख्याल से बहुत जगह यूज हो रहा है। सपोज ले लिया x इज इक्वल टू बी इंटू सी और फिर कुछ कोड्स लिख रहे हैं, फिर z इज इक्वल टू से p प्लस b इंटू सी माइनस क्यू, राइट? इसके बाद और भी चीजें हैं, कुछ और कोड्स हैं और फिर लिखा है m इज इक्वल टू b इंटू सी प्लस क्यू, क्यू नहीं यहाँ पे कुछ m ले लेते हैं, माइनस b इंटू सी डिवाइड बाई से p प्लस क्यू, ऐसा ले लेते हैं, राइट? ये है। सो यहां हमने क्या देखा है, एलिमिनेशन ऑफ सब एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है कि जो चीजें बार बार यूज हो रही हैं, क्या हम इसको कैलकुलेट करके हम लोग t में डाल दें और हम इसी को रीराइट करके कैसे लिख लें, x इज इक्वल टू t और z इज इक्वल टू p प्लस t माइनस q, और यहां पे इसको लिख लें m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू t प्लस n माइनस t अपॉन p प्लस q, जो भी हो। सो क्या हुआ, एलिमिनेशन ऑफ सब एक्सप्रेशन में हमारा कोड, दोनों कोड का जो मीनिंग है वो बिल्कुल सेम रहा, लेकिन हमने क्या किया, इस कोड को हमने रीराइट इस तरीके से किया कि हमारा जो कोड है वो हमारा ऑप्टिमाइज हो गया। यानी किया क्या हमने कि बार बार b इंटू सी को कैलकुलेट करने के बजाय हमने क्या किया कि एक ही बार b इंटू सी को हमने कैलकुलेट करके t में स्टोर करा दिया, और जब भी हमको b इंटू सी की जरूरत पड़ेगी हम उस t को हम डायरेक्टली हम उसको कॉल कर लेंगे। यानी कि हमें 3 बार उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होगी। एक और चीज मैं बताऊं आपको
मल्टीप्लिकेशन आप और जब इसको जब डेप्थ में पढ़िएगा तो मल्टीप्लिकेशन हम लोगों के लिए बहुत पावरफुल है, लेकिन सच पूछा जाए तो प्रोग्रामिंग सेक्शन के लिए, हार्डवेयर प्रोग्रामिंग सेक्शन के लिए अधिकतर यह माना जाता है कि इनटू से ज्यादा अच्छा रहेगा प्लस करना। ये चीज हम लोग यहां पर पढ़ेंगे, स्ट्रेंथ रिडक्शन में पढ़ेंगे। कहने का मतलब क्या होगा कि हम लोगों के लिए मल्टीप्लिकेशन एज कंपेयर टू प्लस बहुत इजी लगता है कि जैसे सपोज किया जाए 2 into 10, तो 2 into 10 is equals to 20। और वही कोई कहेगा कि 2 will be added for 10 times, तो that will be bulkier for us, but it is good for machine। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो स्ट्रेंथ रिडक्शन आगे हम पढ़ेंगे, तो यही है कि बार बार कैलकुलेशन से अच्छा है कि उसकी वैल्यू को हम स्टोर कर लें, है ना? तो दैट कम्स अंडर योर एलिमिनेशन ऑफ सब एक्सप्रेशन। नेक्स्ट इज योर फ्रीक्वेंसी रिडक्शन। अब देखिए फ्रीक्वेंसी रिडक्शन के लिए एक हमारे पास एक कोड है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैं बताना क्या चाहता था। एक क्विक रिव्यू ले लीजिए, मैं मुश्किल से 5 सेकंड्स का टाइम देता हूं, तो प्लीज आप देख लीजिए इसको, और इसमें क्या हो सकता है ये हमें समझना है। तो इसमें देखिए आप कि ये कोड क्या कहता है कि i is equals to 1 to 10 चलेगा, x is equals to i है, तो i मीन्स x की वैल्यू i से डिपेंड करती है, बहुत बढ़िया। देन फिर y is equals to 25 into p लिखा हुआ है, और जो z की वैल्यू है वो y plus x के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, बढ़िया है। लेकिन अगर सच में अगर इसको देखा जाए, मान लो कि अगर आप बहुत अच्छे प्रोग्रामर हैं, या मैं आपको एक अच्छा प्रोग्रामर बनाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, ये जो पीस ऑफ कोड है, इस पीस ऑफ कोड को देखिए, इसकी यहां पे बहुत कम जरूरत है। अब कम जरूरत का कहने का क्या सेंस हुआ कि पर्टिकुलरली अगर इस कोड को देखा जाए तो इस कोड का इस फॉर लूप से कोई सरोकार ही नहीं है। तो जब इस कोड का इस फॉर लूप से कोई सरोकार नहीं है, तो या फिर कोड यहाँ पे है किस लिए? क्यों ना हम ऐसा कर दें कि इस कोड को फॉर लूप के बाहर कर दें, से फॉर एग्जांपल y is equals to 25 into p, और फिर हम लोग कह रहे हैं इसको यही फॉर से i is equals to 1 to 10 to right, x is equals to i, x is equals to i है, वन नहीं है प्लीज, एंड z is equals to y plus x। अगर ऐसा करते हैं तो हमने किस चीज को अचीव किया? फ्रीक्वेंसी रिडक्शन को अचीव किया है, और इसी को टेक्निकली हम लोग कहते हैं लूप ऑप्टिमाइजेशन। यानी जिस वैसे इंस्ट्रक्शंस, वैसे कोड्स जिनका डायरेक्टली कोई फॉर लूप से लेना देना नहीं था, उसको उठा करके हमने अलग कर दिया, और अलग करने से क्या हुआ, हमें हमारा जो लूप है वो ज्यादा बेटर तरीके से हमारा ऑप्टिमाइज हुआ। इन दोनों ही सिचुएशंस में आपका जो आंसर है, आपका जो रिजल्ट है, बिल्कुल भी ऑल्टर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेंथ रिडक्शन। अब स्ट्रेंथ रिडक्शन में देखिए क्या है, थोड़ा सा माइन्यूटली इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैंने एक फॉर लूप लिया है, i is equals to 1 to 500 तक मैं इसको चला रहा हूं, और k is equals to 1 to 5 एंड अब ओके साहब इसमें क्या ऑप्टिमाइज होगा? हो सकता है, जैसे मैंने अभी जस्ट तुरंत में बताया कि मशीन के लिए मल्टीप्लिकेशन से ज्यादा अच्छा है कि प्लस कर देना, और टू सम एक्सटेंट इट्स नॉट फॉर कि आप अगर लूप की वैल्यू बहुत ज्यादा ले लें तो नहीं, लेकिन फिर भी अप टू सम एक्सटेंट preferably addition is much more simpler for machine to perform the execution। इसीलिए हमने क्या किया, 5 को जो है वो हमने टेम्परेरी में डाल दिया। अब इससे हुआ क्या, याद कीजिए कि अभी जस्ट मैंने बताया था कंपाइल टाइम इवैल्यूएशन मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि इसको करने से क्या होता है कि हमारा वेरिएबल वो हमेशा स्टोर हो गया। अब हमें i into 5 हमें बार बार नहीं करना पड़ेगा, हमारा हम उस वैल्यू को सीधा ला देंगे, राइट, एक चीज। और देखिए यहां हमने किया क्या है, हमने यहां पर ले लिया कि टेम्प की वैल्यू हो जाएगी k में, और i into 5 के बजाय हमने कर लिया टेम्प इज इक्वल टू टेम्प इनटू टेम्प इज इक्वल टू टेम्प प्लस 5।
यानी कि ये जो कोड है, ये कोड जो है, ये भी कोड आपका 500 बार आपका एग्जीक्यूट होगा। अब आप कहेंगे कि साहब आपने तो कहा था कि कोड ऑप्टिमाइजेशन में कोड ऑप्टिमाइज होते हैं, तो कोड बढ़ गया। बिल्कुल सही बात है, यहाँ ये था 1 कोड था, यहाँ पे 2 कोड कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, यहां है मल्टीप्लिकेशन और यहां है एडिशन। तो हायर प्रायोरिटी किसकी है? इसकी हायर प्रायोरिटी है। और लोअर प्रायोरिटी किसकी है? इसकी लोअर प्रायोरिटी है। तो ये मान करके चलिए, वैसे ऑपरेशन, वैसे प्रोग्राम की कोडिंग अगर हम लोअर प्रायोरिटी वाले ऑपरेशन से अगर परफॉर्म करते हैं तो कभी कभी वो ज्यादा अच्छा कोड ऑप्टिमाइज करते हैं। सो दिस इज नोन एज योर स्ट्रेंथ रिडक्शन। और कंपाइलर के सारे फेजेस के बारे में खत्म करने के पहले, जो कि कोड ऑप्टिमाइजेशन को मैंने लास्ट रखा है, इसके बाद जो भी है वो आपका कंपाइलर डिजाइन में आता है, राइट। तो सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए आप कोड ऑप्टिमाइजेशन तक भी अगर पढ़ते हैं तो काफी है। सो कंपाइलर को इस लेवल पे खत्म करने के पहले लास्ट 2 टॉपिक्स थे, जो कि थे, पहला है लोकल ऑप्टिमाइजेशन और दूसरा है ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन। लोकल ऑप्टिमाइजेशन वहां यूज होता है वेयर इट डिपेंड्स अपॉन द स्मॉल सेगमेंट ऑफ ए प्रोग्राम, राइट। प्रोग्राम के छोटे सेगमेंट के ऊपर अगर हम अगर ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं तो उस तरीके के ऑप्टिमाइजेशन को हम लोग लोकल ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। और अगर यही ऑप्टिमाइजेशन इफ इट इज बेस्ड ऑन ओवरऑल और लार्ज सेगमेंट ऑफ प्रोग्राम, देन इट इज नोन एज ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन। ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन का यूज, जैसे कि मैंने कुछ समय पहले बताया था, कि इसका बेसिकली यूज आपका लूपिंग में होता है, राइट। जहां पर भी लूपिंग का कंसेप्ट आता है वहां पे आपका ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन होता है। अगर आप चाहते हैं कि लोकल ऑप्टिमाइजेशन और ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊं, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्लीज आप रिप्लाई जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि मैं इसके ऊपर आगे फर्दर वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं। क्योंकि स्पेशली ये जो यहाँ तक का जो सेगमेंट था वो अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स तक का था, बट स्टिल इफ यू विल बी डिमांडेड this type of video, certainly for you I will be ready for preparing the video। क्योंकि लोकल ऑप्टिमाइजेशन में कुछ है, ज्यादा कुछ नहीं है, बट स्टिल समथिंग है कि जो कुछ नए चीज को हम लोग यहाँ पे फीचर्स को देख सकते हैं। इसी तरीके से ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन में भी है। तो आई विल वेट फॉर योर कमेंट। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।